अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी मार्कov मॉडल एंड हिडन मार्कov मॉडल्स। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स के किस तरह से वर्क करती है, प्रोफाइल्स क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की थी। उनके एल्गोरिदम्स को डिस्कस किया था, उनकी वर्किंग के हवाले से जो है ना हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। आज हम लोग जो है ना वो इन दो टॉपिक्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि मार्कov मॉडल्स की बेसिक क्या चीज़ है ये, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। देन हम लोग इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से फिर हिडन मार्कov मॉडल जो है इसकी हम डिटेल के अंदर जाएंगे कि ये हिडन मार्कov मॉडल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसी है, इसकी वर्किंग कैसी है, इसकी स्कोरिंग कंप्यूटेशन किस तरह से की जाती है, और देन फाइनली होगा जी इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है हमारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं जी। मार्कव मॉडल क्या है? एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो कि एक्चुअली जो है ना वो डिज़ाइन किया गया था एक स्पीच रिकग्निशन के लिए। बहुत देर बाद जाकर जो है ना वो इसको बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस की रिकग्निशन के लिए जो है ना वो लेकर आए थे। पहले एक सिंपल से क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछूंगा और होप करूंगा कि आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका रिप्लाई करेंगे, वो ये कि क्या हमारे तमाम के तमाम बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस लाइक ये जो डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड है, या जितने भी ये कोडॉन्स हैं, क्या ये रैंडमली अरेंज होते हैं? यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड के बाद नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है, क्या वो रैंडमली अरेंज होता है या उसके अंदर कोई ना कोई खास पैटर्न होता है? अच्छा जी, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो होपफुली कि आप लोग जो है ना वो कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। अच्छा जी, मार्कव मॉडल जो है वो एक्चुअली एक चेन की फॉर्म में है। मार्कव चेन क्या है कि कोई भी एक जो है ना वो इवेंट्स या कोई भी एक स्टेट्स जो हैं वो वन आफ्टर द अदर जो हैं वो मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब इन स्टेट्स ये एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज है, एक चेन के अंदर अरेंज है। ठीक है, एक स्टेट के बाद दूसरी स्टेट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इस बात की इंडिकेशन जो है ना वो मार्कov मॉडल लगाता है कि ये एक स्टेट 1 है और ये है स्टेट 2। ठीक है, स्टेट 1 के बाद स्टेट 2 ने आना है और कितनी प्रोबेबिलिटी से आना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर स्टेट 2 आएगी, वहां पर स्टेट 3 नहीं आ जाएगी, वहां पर स्टेट 5 नहीं आ जाएगी। ठीक है, सो इस बात की ये जो प्रोबेबिलिटी स्कोर है, इस चीज को हम लोग जो है ना वो कैलकुलेशंस को हम लोग जो है वो मार्कov स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो एक्चुअली वर्क करता है। इसमें जो है ना हम लोग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। ट्रांजिशन कहते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाने का वो दरमियानी छोटा सा जो है ना वो हिस्सा, ट्रांजिट करना, एक से दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना, चेंज होना। ठीक है ना, जब वन स्टेट से सेकंड स्टेट के अंदर वो जा रहे हैं, कोई भी कंपाउंड, कोई भी इवेंट होने जा रहा है, तो उसमें ये जो चेंजिंग प्रोबेबिलिटी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड के अंदर जाएगा, इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम लोग जो है ना वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सो ये मार्कव मॉडल जो है ना वो एक्चुअली ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट्स हैं कि रेड जो है हमारे पास, उसके बाद रेड ट्रैफिक लाइट है, उसके बाद हम लोगों को पता है कि येलो ने जो है ना वो ब्लिंक करना है, और येलो के बाद जो है वो ग्रीन ने ब्लिंक करना है। ठीक है, सो रेड के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि येलो वाली ब्लिंक करेगी? इस तरह से जो प्रोडिक्शंस की जाती हैं उन इवेंट्स को, ये तीन इवेंट्स है सपोज, रेड, येलो एंड ग्रीन। देन इनकी जो ट्रांजि येलो ग्रीन सॉरी रेड से येलो के अंदर कन्वर्जन जो होगी, उस टाइम के ऊपर जो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की जाएंगी उसको हम लोग जो है ना वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस जो हैं उनको हम स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स कहते हैं। उनको हम लोग ये कहते हैं जी कि ये जितने भी छोटे छोटे से धागे हैं डीएनए की फॉर्म में, जीन्स की फॉर्म में, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। ठीक है, ये सारे के सारे जो धागे हैं छोटे छोटे लेटर्स से मिलके बने, एटीसीजी की फॉर्म में जो है ना वो मिलके बने। अब ये सारे के सारे जो लेटर हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक स्टेट को, लाइक न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, न्यूक्लियोटाइड नंबर 3, न्यूक्लियोटाइड नंबर 4, न्यूक्लियोटाइड नंबर 5। ठीक है ना, और ये सारे के सारे एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वैल्यू के साथ लिंक्ड होते हैं कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के बाद सेकंड न्यूक्लियोटाइड जो आएगा वो कौन से वाला होगा, एटीसीजी में से, इन फोर्थ में से कौन से वाला न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ सेकंड के ऊपर आकर लगेगा। फिर देन सेकंड के बाद थर्ड,
कि कौन सी प्रोबेबिलिटी है। सो ये सारे के सारे जो है ना वो प्रोबेबिलिटी वाइज्ड एक दूसरे से ये सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो लिंक्ड होती हैं। सो अगर हम लोग किसी तरीके से इस लिंकेज को फाइंड आउट कर लें, जिस लिंकेज के थ्रू या जिस प्रोबेबिलिटी वैल्यू के थ्रू दो सीक्वेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं और रेस्ट ऑफ द थ्रेड ऑफ द जीन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, अगर हम उन प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट कर लें तो हम लोग जीन्स की प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। ये भी एक क्वेश्चन है, हम देखते हैं आगे इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मार्कअप मॉडल्स। सबसे पहला आ रहा है जी जीरो ऑर्डर मार्कअप मॉडल। जीरो ऑर्डर मार्कअप मॉडल जो है ना, इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी करंट स्टेट की, लाइक स्टेट नंबर 1 की जो स्टेट नंबर 2 की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, स्टेट नंबर 2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है हमारे पास प्रीवियस स्टेट के ऊपर, स्टेट नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी के ऊपर। जी, मार्कअप मॉडल में हम लोगों ने ये पढ़ा, सिंपल जो मार्कअप चेन के हवाले से ये बात पढ़ी कि अगर ये सेकंड की हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वो डिपेंड कर रहा होगा फर्स्ट के ऊपर, जिसने थर्ड के बारे में फाइंड आउट करना है तो वो सेकंड के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, उनकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। लेकिन जीरो ऑर्डर मार्कअप मॉडल वो मॉडल है जिसमें जो प्रीवियस स्टेट है उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट होती है प्रीवियस स्टेट से, यानी कि एक के बाद पांच भी आ सकता है, पांच के बाद जो है ना फिर आगे से वन सेकंड भी आ सकता है, थ्री के बाद फिर आगे से अगेन वन भी आ सकता है, सारे के सारे एक दूसरे के साथ से जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। सो इसको ये हम लोग जो है ना मोस्टली रैंडम सीक्वेंसेस के बारे में कहते हैं, जितने भी रैंडम सीक्वेंसेस रैंडम न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो प्लेस होते हैं हमारे डीएनए के अंदर, उनकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज हैं वो इन जीरो ऑर्डर मार्कअप मॉडल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। फर्स्ट ऑर्डर मार्कअप मॉडल की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस जो इमीडिएटली प्रीवियस गुजरा है नंबर उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल सेकंड वाला जो है ना वो वन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थर्ड वाला सिर्फ और सिर्फ सेकंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो वन के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा। फोर्थ वाला अगेन सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो थर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सेकंड और फर्स्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज जो हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं, ठीक है ना। सो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर मार्कअप मॉडल, और ये एक्चुअली डायमंड्स की फॉर्म में डायमंड्स की प्रेडिक्शंस के हवाले से जो है ना वो यूज होता है, जिस तरह से आपने सुना होगा जीसी रिपीट्स हैं, हमारे पास जो है ये डिफरेंट एजी रिपीट्स हैं, डिफरेंट जो रिपीट्स जो है डायमंड्स की फॉर्म में हैं वो यूज हो रहे होते हैं। अच्छा जी, सेकंड ऑर्डर मार्कअप मॉडल जो है वो हमारे पास ये डिपेंड कर रहा होता है प्रीवियस टू स्टेट्स के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर थ्री की प्रेडिक्शंस करनी है हमने तो वो डिपेंड कर रहा होगा सेकंड और फर्स्ट की पोजीशन के ऊपर। अगर हमने फोर की प्रेडिक्शन करनी है तो वो थ्री और सेकंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फाइव की प्रेडिक्शन करनी है तो वो फोर एंड फाइव के ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रहा है, उनकी ट्रांजिशन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो ये एक्चुअली तीन जो यूनिट्स है ना उनको आपस में लिंक करता है। सो तीन टाइमर फ्रीक्वेंसी जो है उसको आइडेंटिफाई उसको यूज़ किया जाता है इनकी प्रोडिक्शंस के लिए। तो एक्चुअली मेरा ख्याल से तीन लेटर वाला कौन सा यूज़ हो सकता है बायोलॉजिकल मीनिंग्स का? जी, कोडॉन्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। वो हम लोग जो है ना वो इसके थ्रू प्रेडिक्ट करते हैं कोडॉन्स की वैल्यूज़। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि कोई एक 3 न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे हैं तो उनका आपस में अगर कोई एक ख़ास किस्म की प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ रही है, ठीक है? तो वो हमारे पास किसी प्रोटीन का पार्ट होंगे, ठीक है, और वो कोडान बना रहे होंगे। अगर उनके अंदर वो ख़ास किस्म की कोई प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ नहीं आ रही, तो वो फिर जो है ना इसका मतलब ये थर्ड सेकंड ऑर्डर मार्कअप मॉडल को फॉलो नहीं कर रहे। मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो वेरिएशन शो कर रहे हैं। तो कोई भी वेरीड फॉर्म में जो है ना वो प्रोटीन सीक्वेंस का पार्ट नहीं हो सकता। वो कोई रैंडम या जो है ना वो कोई इंट्रॉन्स की फॉर्म में जो है ना वो हो सकता है। सो ये तीन हमारे पास टाइप्स, इसके अलावा हायर ऑर्डर मार्कअप मॉडल्स भी जो हैं वो प्रेडिक्ट किए जाते हैं बायोलॉजिकल मीनिंग्स के लिए। और जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी हिडन मार्कअप मॉडल। अच्छा, ये जो हिडन मार्कअप मॉडल है ये एक्चुअली जो है ना वो नॉन ऑब्जर्व्ड फैक्टर्स को भी अकाउंट में रखता है। अब नॉन ऑब्जर्व्ड फैक्टर्स क्या होते हैं और ऑब्जर्व्ड फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि लाइक सिंपल कुछ इवेंट्स हैं, इवेंट वन टू थ्री फोर फाइव, ये जो फाइव स्टेट्स हैं ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड स्टेट्स कहलाती हैं, ठीक है। और हम ये कह रहे थे कि
थर्ड स्टेट की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है अपॉन द सेकंड स्टेट। ठीक है, इसके अलावा हमने किसी के बारे में बात नहीं थी की। ठीक है, कि थर्ड की प्रोबेबिलिटी सेकंड के ऊपर है और सेकंड की जो है वो वन के ऊपर है। ये वो सारी स्टेट्स हैं जो कि ऑब्जर्वेबल हैं। ऑब्जर्वेबल से मुराद ये है कि जो हमारे पास बिल्कुल वाजिया हैं, जो हमारे सीक्वेंस में, लाइक अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की बात करें या प्रोटीन सीक्वेंसेस की बात करें, तो जो उनके न्यूक्लियोटाइड की पोजीशंस हैं वो स्टेट्स कहला रही हैं। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस की, तो एलानिन के बाद गुआनिन ने आना है, गुआनिन के बाद साइटोसिन ने आना है। ठीक है, अब साइटोसिन, एलानिन, गुआनिन ये सारी की सारी वो हैं जो कि एक सीक्वेंस में मौजूद हैं। ठीक है, और हम लोग उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो उस सीक्वेंस के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, उन अमाइनो एसिड्स को हम लोग उस टाइम के ऊपर जो है ना वो हिडन या अनऑब्जर्व्ड फैक्टर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा कि एलानिन के बाद गुआनिन है, गुआनिन के बाद साइटोसिन है। एलानिन, गुआनिन, साइटोसिन, दीज थ्री आर ऑब्जर्व्ड फैक्टर्स। ठीक है ना, अब साइटोसिन थर्ड पोजीशन के ऊपर है, तो साइटोसिन की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है गुआनिन के ऊपर। लेकिन इसके अलावा 19 और भी अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मिलकर साइटोसिन के जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो जिनकी प्रेजेंस और एब्सेंस जो है ना वो अफेक्ट कर रही है साइटोसिन की प्रेजेंस के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं। सो वो तमाम के तमाम फैक्टर्स, या मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ वो तमाम के तमाम अमाइनो एसिड जो थर्ड पोजीशन के ऊपर नहीं आ सके, वो सारे के सारे इस टाइम जो है ना वो नॉन ऑब्जर्व फैक्टर्स के तौर पर कंसिडर हो रहे हैं। ठीक है ना, सो ये जो हिडन मार्कov मॉडल है, ये उन हिडन फैक्टर्स को, या जिसको हम लोग नॉन ऑब्जर्व फैक्टर्स कह रहे हैं, उनको भी अकाउंट में रखता है। ठीक है, सो इसलिए इसके अंदर जो है ना हमारे पास वो मोर देन टू टू और टू से मोर देन जो है ना हमारे पास चेन्स बनती हैं। एक तो वो चेन होगी जो कि ऑब्वियस होगी, जो कि ऑब्जर्व्ड स्टेट होगी, लाइक एडेनिन, गुआनिन एंड देन साइटोसिन आ रही है हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना बाकी ये जो वो हमारे पास चेन है जो कि इस टाइम सीक्वेंस के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी या उनकी प्रेजेंस जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अफेक्ट जरूर करती है इसके ऊपर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल गैप्स, किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर गैप आ जाता है, तो गैप तो किसी भी अमाइनो एसिड को कंसिडर नहीं कर रहा, या किसी भी न्यूक्लियोटाइड को जो है वो कंसिडर नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो ये जो है ये उसके क्या कहलाते हैं, उसकी हिडन फैक्टर्स कहलाते हैं। ये गैप्स होगी, पेनल्टीज होगी, इंसर्शंस होगी, डिलीशंस होगी, ये वो हिडन फैक्टर्स हैं जो कि आ सकते हैं। सो हिडन मार्कov मॉडल जो है वो स्टेट या ऑब्जर्व्ड स्टेट्स के अलावा जो नॉन ऑब्जर्व स्टेट्स हैं, नॉन ऑब्जर्व फैक्टर्स हैं, उनको भी अकाउंट में रखता है। ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को तो कैलकुलेट करेगा कि टू जो है वो डिपेंड कर रहा है वन से, और इनके दरमियान में जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। लेकिन ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के अलावा एक अमिशन प्रोबेबिलिटी को भी अकाउंट में रखता है। अब अमिशन प्रोबेबिलिटी क्या है? द प्रोबेबिलिटी वैल्यू एसोसिएटेड विद ईच सिंबल इन ईच स्टेट। ठीक है, कि किसी भी एक स्टेट के ऊपर, लाइक पोजीशन नंबर 1 है, सपोज यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये दो स्टेट्स हैं, स्टेट 1 एंड स्टेट 2, ये 1 एंड ये 2। अब स्टेट 1 के ऊपर ये हमारे पास हर न्यूक्लियोटाइड की प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं। ठीक है ना, इस करंट स्टेट के ऊपर जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो इसकी एमिशन प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, और जो इसकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्जन है, उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग जो है ना वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। होप सो कि आपको ये पॉइंट जो है ना वो क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरह से जो है ना ये कौन सी जो एमिशन स्टेट क्या है और प्रोबेबिलिटी स्टेट क्या है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ये जो एमिशन प्रोबेबिलिटीज हैं ये आई कहाँ से, ये कैसे आती हैं, कैसे पता लगता है कि स्टेट 1 के ऊपर एडेनिन की ये वाली है, साइटोसिन की ये वाली, गुआनिन की ये वाली, थायमिन की ये वाली है। ठीक है, ये हम लोगों को पता लगती है कि हम लोग इस स्टैटिस्टिकल मॉडल को पहले ट्रेन करवाते हैं एक नॉन और वेल डिफाइंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के साथ। अब हमारे पास एक वेल अलाइंड डीएनए की जो है ना वो सीक्वेंस अलाइनमेंट है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है, और उस अलाइनमेंट की हर एक पोजीशन को, यानी कि हर एक स्टेट को ऊपर मौजूद ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं उनकी हम लोगों ने ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज निकाल ली हुई हैं। ठीक है,
जब हम लोगों ने हर स्टेट की प्रोबेबिलिटी वैल्यूज फाइंड आउट करवा ली उस मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के साथ ट्रेन करवा के अपने स्टैटिस्टिकल मॉडल को, तो हमारे पास हर स्टेट का ये टेबल आ जाएगा, छोटा छोटा टेबल आ जाएगा। ठीक है। और फिर वो टेबल जो है ना वो मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू जो है वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज भी फाइंड कर देगा। अब हम लोग अपने इस ट्रेंड टेबल से या ट्रेंड स्टैटिस्टिकल मॉडल से कंपेयर करेंगे अपने किसी अननोन सीक्वेंस को। हमारे पास कोई अननोन सीक्वेंस आता है और हम लोग उसको कंपेयर करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं जी कि हम लोग ए जी को कंपेयर करते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं ये देख सकूं कि ए जी जो है ये सीक्वेंस ए स्टेट वन के ऊपर और जी स्टेट वन टू के ऊपर आ सकता है कि नहीं आ सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कर बन सकती है। तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी? वो हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ए की प्रोबेबिलिटी यानी कि एमिशन स्टेट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय स्टेट टू की एमिशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब जब हम इसमें यहाँ पर ए जी को कंपेयर कर रहे हैं और ए की है 0.8, इसी तरह से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है 0.4 और देन जी की हमारे पास आ गई 0.32। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही है 0.102। ठीक है। इसी तरीके से ये 4 है और ये भी 4 16 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं और 16 डिफरेंट जो है ना वो स्कोर्स बनेंगे। ठीक है। 16 डिफरेंट स्कोर्स बनेंगे हमारे पास, यहाँ पर फाइनल स्कोर्स बनेंगे और ये फाइनल स्कोर्स बताएंगे कि उनमें से जिस भी कॉम्बिनेशन का जिस भी पेयर का मैक्सिमम स्कोर होगा वो जो है ना वहां पर आने का अहल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इन दोनों इस कंडीशन में देखते हैं तो कौन सा जो है वो मैक्सिमम स्कोर के ऊपर आ सकता है? इधर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ रही है इसकी ए की। ठीक है। ए को कलेक्ट कर लेते हैं। इधर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वैल्यू इसकी आ रही है टी की। सो ए और टी के जब हम लोग प्रोबेबिलिटी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास आ रही है 0.156, ये मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है। सो अगर हमारे जो क्वेरी सीक्वेंस के अंदर ए जी है तो इसका मतलब जी जो है वो टी से क्या हो चुका है? रिप्लेस हो चुका है। तो ये सब्सटीट्यूशन है। तो इसको जो है ना वो कंसिडर करेगा एज ए सब्सटीट्यूशन रेदर देन कि वो जो है ना इसको जो है ना वो गैप इंट्रोड्यूस करवा दे। ठीक है। सो इस तरह से ये जो है ना हर एक स्टेट के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड की प्रेजेंस और एब्सेंस का पता लगाकर हमारे अननोन सीक्वेंस की जो है ना वो हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि ये हमारे पास एक अननोन सीक्वेंस है, इसके यहाँ पर जो है ना वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड आ रहा है और कौन सा यहाँ पर गलती से ऐड अप हो गया है। तो इस तरह से हिडन मार्कov मॉडल जो है वो वर्क कर रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करवाना पड़ता है जी? ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल मॉडल को जो है वो ट्रेन करवाना पड़ता है और हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच रेजिड्यू इन ईच कॉलम इन द मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के हर पोजीशन के ऊपर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की हर पोजीशन को हम लोग एक स्टेट का दर्जा देते हैं और हर स्टेट के ऊपर मौजूद हर एक न्यूक्लियोटाइड की हम लोग जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हम लोग लिख लेते हैं और उससे फिर हम लोग जो है ना कैलकुलेट करते हैं कि ये कौन से बेस्ट जो है ना वो सीक्वेंसेस आ रहे हैं। सो हिडन मार्कov मॉडल जो है हमारे पास वो हिडन मार्कov मॉडल के अंदर जो कोई भी एक कैरेक्टर है ना वो तीन स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में हो सकता है। या तो वो मैच स्टेट हो सकता है कि एग्जैक्टली वही आ रहा है जो कि हमारे मार्कov मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, जैसे पीछे वाले के अंदर जो है वो प्रिडिक्शन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर स्टेट वन के ऊपर ए जो था वो एग्जैक्ट मैच आ रहा था। ठीक है। फिर इसी तरीके से दूसरा इंसर्शन या डिलीशन की फॉर्म में हो सकते हैं कि वो इनमें से कोई भी जो है ना वो हो सकता है इस पोजीशन के ऊपर। अब ये जो है ना एक मल्टीपल कम्प्लेक्स टाइप का जो है ना वो एक नेटवर्क सा बनता है जिसमें आप लोग एक बिगिनर देख रहे हो, बिगिनिंग स्टार देख रहे हो और एक एंडिंग देख रहे हो। ठीक है। अब ये बिगिनिंग से एंडिंग तक जो है ना वो कई रूट्स बन रहे हैं, कई पॉसिबल पाथवेज बन रहे हैं। एक तो ये स्ट्रेट बन रहा है कि मैच मैच चलता चला जाए तो ये स्ट्रेटली जो है ना फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो है ना वो जा सकता है। फिर इसी तरीके से जो है ना ये इंसर्शंस आ रही हैं। अब मल्टीपल पाथवेज बन सकते हैं। अब देखना ये है कि हमारा जो सीक्वेंस आ रहा है उसमें बेस्ट जो पाथवे बन रहा है वो कौन सा होके चल रहा है, वो कौन सा पाथवे जो है ना वो इसमें से गुजर के हमारे स्टार्ट से एंड तक जो है ना वो एक अलाइनमेंट जो है वो रिजल्ट्स आ रही हैं। सो इस चीज़ के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं जी? कंप्यूट करते हैं, बिल्कुल वैसे जिस तरह हम लोग पीएसएसएम के अंदर देखते थे कि उसमें भी हम लोग जो है ना वो कंप्यूटेशन करते थे कि हम लोग एक टेबल ड्रा कर लेते थे। लाइक यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि आपको जो है ना वो डिफरेंट स्टेट्स नज़र आ रही हैं, स्टेट वन, स्टेट टू, स्टेट थ्री। हर स्टेट के ऊपर जो है ना वो मैच की वैल्यूज़ हैं। उसके अलावा जो है ना वो इंसर्शंस की वैल्यूज़ हैं, डिलीशंस की वैल्यूज़ हैं हर स्टेट के ऊपर। सो ये हम लोग जो है डिफरेंट जो है ना वो स्कोर्स दे दिए और एट द एंड ऑफ द अलाइनमेंट हम लोग क्या करते हैं जी कि हर जो स्टेट है
हर स्टेट में से जो भी जिस भी रीजन का, चाहे वो मैच का बेस्ट स्कोर आ रहा है, चाहे वो इंसर्शन का बेस्ट स्कोर आ रहा है, चाहे वो डिलीशन का बेस्ट स्कोर आ रहा है, उन स्कोर्स को पिक करते चले जाते हैं और हम लोग जो है ना वो एक अलाइनमेंट ड्रॉ कर देते हैं फ्रॉम लोअर राइट टू टॉप लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो एक फाइनल अलाइनमेंट जो है वो फाइनल सीक्वेंस जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं कि ये सीक्वेंस जो है ना वो इस तरीके से इतने गैप्स के साथ और इतनी जो है ना वो पेनल्टीज के साथ जो है वो बेस्ट अलाइनमेंट के तौर पर आ रही है। बात करते हैं जी HMM और प्रोफाइल्स के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। HMM जो है यानी कि हिडन मार्कअप मॉडल जो है हमारे पास, वो डिफ्रेंशिएट बड़े ही अच्छे अंदाज में करता है इंसर्शन और डिलीशंस को, जबकि जो प्रोफाइल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ गैप पेनल्टी स्कोर को इंट्रोड्यूस करता था। ठीक है, वो हमें वो ना इंसर्शन और डिलीशंस दोनों को कंसिडर करता था एज अ गैप पेनल्टी। वो ये नहीं समझता कि ये इस गैप पेनल्टी के अंदर इंसर्शन हुई है या डिलीशन हुई है, ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूशन हुई है। ठीक है, जबकि ये जो है हमारे पास इन तीनों के बारे में जो है वो हमें बताता है कि इस पॉइंट के ऊपर इंसर्शन हुई है, इस पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डिलीशंस हुई हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है ना वो ज़्यादा रोबस्ट है एज़ कम्पेयर टू प्रोफाइल्स। प्रोफाइल्स जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, जबकि ये जो है वो एक्यूरेट होने के साथ साथ जो है वो मल्टीपल रिजल्ट्स भी और जल्दी रिजल्ट्स जो है ना वो लेकर आता है। अच्छा जी, इसकी मज़ीद एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं कि HMM की जो है ना मज़ीद एप्लीकेशंस क्या हैं। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। डाटाबेस सर्चिंग के अंदर जो हमारे पास नॉन होमोलॉग्स हैं, जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से आए हैं उनके लिए यूज़ हो रहा है। प्रोटीन फैमिली की क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, जिसमें मोटर प्रोडिक्शंस या पैटर्न आइडेंटिफिकेशंस हैं। जिस तरह जीन और प्रमोटर की प्रोडिक्शंस के हवाले से है कि हमारे पास एक पूरे जीनोम का सीक्वेंस है, उसमें से पता लगाना है हम लोगों ने कि कौन सा जो सीक्वेंस है या कौन सा रीजन है वो पर्टिकुलर जीन का है, कौन सा प्रमोटर साइट है, कौन सा रेगुलेटर साइट्स हैं, कहाँ पे टर्मिनेशंस होंगी। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है ना वो इन हिडन मार्कअप मॉडल के थ्रू जो है वो पता लगाते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसी चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे जीन और प्रमोटर की प्रोडिक्शन के हवाले से। देन हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोडिक्शंस के हवाले से बात कर सकते हैं। हम लोग इवन ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई एक प्रोटीन का प्राइमरी सीक्वेंस है, उस प्राइमरी सीक्वेंस में कौन सा रीजन होगा जो अल्फा हेलिक्स बनाएगा, कौन सा रीजन होगा बीटा शीट्स बनाएगा, कौन सा रीजन जो है वहाँ पर फॉस्फोरिलेशन हो सकती है, कौन से रीजन जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन का पोर्शन हो सकते हैं, कौन सा किसी जो है ना वो आउटर साइड के ऊपर होगा। इसी तरह से हम लोग प्रोटीन के फोल्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, प्रोटीन के 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स की प्रेडिक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो गर्ज ये कि HMM की जो है ना वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इसके अलावा एक हमर एक जो है ना वो एक टूल है, एक पैकेज है जिसमें हम लोग जो है ना HMM को यूज़ करते हुए सीक्वेंसेस की जो है वो एनालिसिस करते हैं। HMM जो है वो ज़्यादा फंक्शन होने की वजह से हम लोगों ने इसके एल्गोरिदम को डिस्कस किया आज। इसके अलावा हम लोग मज़ीद कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ें उसमें हम लोग मज़ीद एप्लीकेशन साइट के ऊपर जा सकें, डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, और एल्गोरिदम्स को हम लोग कम से कम डिस्कस करें। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है ना वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की क्लास के अंदर हम लोग उसकी डेवलपिंग वाली साइट के ऊपर नहीं बल्कि एप्लीकेशन साइट के ऊपर जो है ना वो जाने की कोशिश करेंगे। होप सो आप लोगों को यहाँ तक जो है ना वो समझ आ गई होगी। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछेगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।